हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे लेखन कला और शहरी, आपका यहाँ लेसन 2 हिस्ट्री में, और अच्छी तरह समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट आते हैं लेखन कला और शहरी में हम लोग बात करेंगे। आपका हिस्ट्री में लेसन 2 है। तो चलिए आते हैं हम लोग। तो लेखन कला यानी कि जो शहरी है, मेसोपोटामिया सभ्यता है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है पहले समझा देते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जो यानी कि क्षेत्र होता है, मध्य क्षेत्र जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। दो नदियों के मध्य जो क्षेत्र होता है उसी को मेसोपोटामिया बोला जाता है। तो चलिए हम लोग जान गए दो नदियों के बीच ये क्षेत्र होगा, ये सभ्यता विकसित हुआ होगा और इस तरह धीरे धीरे पूरे यानी कि फैल चुका होगा। अधिकांश इराक में फैला हुआ था और ईरान में इसके अगल में जो था उसके यानी कि फैला हुआ था। तो चलिए आते हैं, इसी को हम विस्तार रूप से और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आते हैं। और आप लोग यानी कि लेसन 1 में जो कमेंट किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तब पहले आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में। तो आपका लिखा हुआ मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता आखिर क्या सभ्यता था, कैसी थी, ग्रामीण था या शहरी था या किस प्रकार का था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या होता है कि शहरी जीवन का शुरुआत होता है। शहर और गांव में तो आपको फर्क पता ही होगा। अगर आप लोग शहर में रह रहे हैं तो शहर का पता होगा, गांव में रह रहे हैं तो गांव का पता होगा। तो इसमें शहरी जीवन की सब यानी कि शुरुआत होता है। शहरी जीवन के अनुसार यहाँ पे सभ्यता चल रहा है। फरात नदी और दजला नदी दोनों नदियों के बीच ये स्थित यह क्षेत्र है जो मेसोपोटामिया के सभ्यता जो क्षेत्र है। और जो वर्तमान में स्थिति है ये इराक में है। यानी कि वर्तमान में बात करें तो ये इराक में क्षेत्र पड़ता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए दो नदियों के बीच स्थित जो संगम क्षेत्र है और इसका नाम आपका मेसोपोटामिया सभ्यता। तो दो नदी कौन है? एक आपका फरात नदी है, दूसरा दजला नदी है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। तो आगे बात करें तो मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया सभ्यता क्या होता है? अपनी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। जिस प्रकार से आप भी अपने सभ्यता के लिए प्रसिद्ध हैं और आपका जो बेटा उठा वो अलग सभ्यता के लिए प्रसिद्ध होगा, आपके जो पूर्वज थे वो अलग सभ्यता के लिए यानी कि आपका प्रसिद्ध थे। सब कुछ ना कुछ अलग अलग कटिंग से यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त कर ही लेता है। तो चलिए आते हैं आगे। इस सभ्यता का समृद्ध साहित्य था। हर एक सभ्यता में कुछ ना कुछ समृद्ध रूप से देखा जाता है। इस सभ्यताओं का बात करें तो इस सभ्यता में समृद्ध जो है साहित्य है, साहित्य के रूप में यहाँ पे चल रहा है। तो हम लोग ये बात की, ये गणित खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। ये गणित और खगोल विद्या मतलब होता है बाहरी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, जिस पर अंतरिक्ष हुआ, यानी कि हम लोग बहुत से नासा ये सब जानते होंगे, तभी यानी खगोल विद्या प्राप्त करते थे बाहर कैसे। तो ये जानकारी गणित और खगोल विद्या जानकारी यहीं से प्राप्त के लिए प्रसिद्ध थे। लेखन कला यानी कि लेखन प्रणाली, लिखने की जो प्रणाली है उसको लेखन प्रणाली बोला जाता है और लेखन प्रणाली काफी अच्छी थी। और हम आगे बात करें तो मेसोपोटामिया और उसके भौगोलिक स्थिति का बात करें कि उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी सभ्यता हम लोग देखेंगे। पूर्व में बात करें तो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, पर्वत श्रृंखला था और यहाँ स्वच्छ झरने, जंगली फूल और पर्याप्त वर्षा हो रही थी। यानी पूर्व में ये सब चल रहा था, पर्याप्त वर्षा हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पे कि वातावरण ज्यादा यानी स्वाभाविक है। पर्याप्त वर्षा वहीं पे होती है जहाँ पे यानी कि ज्यादा वन है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहाँ पर्याप्त वर्षा ही होगा। इससे ज्यादा ही वर्षा, अधिकांश वर्षा भी सब चीज हो सकता है वहाँ पे, और जहाँ पे ज्यादा मात्रा में और आपका पेड़ पौधा होगा। इसलिए जल ही जीवन और पेड़ पौधा ही हमारा अस्तित्व है, उसको यानी मिटाने का प्रयास ना कीजिए। फिर हम लोग जानेंगे उत्तर में। तो उत्तर में यानी ऊंची भूमि है, स्टेपी घास का मैदान आप लोग जानते होंगे, जिस पर सवाना होता है, सब जगह वेल्ड होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग घास का मैदान पाया जाता है। तो स्टेपी घास का मैदान मतलब वहां पे नाम के दे दिया स्टेपी घास का मैदान, स्टेपी के नाम से। तो स्टेपी घास का मैदान और पशुपालन, स्टेपी घास का मैदान और पशुपालन यहाँ पे दिखाई पड़ता है, हो रहा था। दजला की सहायक नदी बहुत से नदियों की सहायक नदी होती है। जिस प्रकार से आपका एक दोस्त होता है, कोई बहुत सारा दोस्त होता है, सहायक होता है, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा सहायक होता है वो बेस्ट फ्रेंड कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे नदियों का भी सहायक है। इसमें यानी कौन कौन आगे मिलती है, कौन इसके साथ लंबी दूरी तय करती है, इसके बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे दजला की सहायक नदी। दजला की सहायक नदी जो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों से जाने वाली परिवहन का अच्छा साधन है। दजला की जितनी सहायक नदी है ईरान की परिवहन यानी कि उसका अच्छा साधन है। दक्षिण में बात करें, दक्षिण में इसका क्या पाया जाता है? दक्षिण में बात करें, दक्षिण में रेगिस्तान है।
इसी स्थान पर सबसे पहले नगर लेखन प्रणाली देखी गई है। रेगिस्तान का मतलब आप लोग जानते हैं, जहाँ पे रेत ही रेत होता है। रेगिस्तान वहाँ पे वृक्ष कम मात्रा में मिलता है, पानी की मात्रा कम होती है, उसे ही रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ बालू ही बालू हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है लेखन प्रणाली काफी मात्रा में यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली दोनों यहाँ पे देखने को हमको मिला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फरात और दजला नदी जो है यहाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती थी। फरात और दजला नदी क्या करती थी, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती थी। जिस पर बाढ़ आता है तो बहुत सारे उपजाऊ मिट्टी यानी बहुत सारा जगह ला के रख देती है, तो वहाँ उपजाऊपन हो जाता है। तो कहीं की बालू ला के रख देता है तो उपजाऊपन खत्म हो जाता है। इस तरह से यानी कि बाढ़ आना भी अच्छी बात है, बाढ़ नहीं आना भी अच्छी बात है, दोनों लेके चलते हैं। बाढ़ से लाभ भी होता है, हानि भी होता है। आप लोगों को पता है जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ तबाही मचाया वो आपका उस साइड में कोसी साइड में देखा। फिर लोग बात करेंगे उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती है। और दूसरा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि फरात नदी जो है रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है। फरात नदी क्या करती है, रेगिस्तान में यानी कि प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है। जिस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि शादी विवाह में क्या होता है, बाराती जाता है तो कई उसके गाड़ी इधर उधर भटक जाता है, तो ये भी कई धाराओं में क्या होता है, बढ़ जाता है। बाद में मतलब वो वहाँ चलो उसके यहाँ कभी कभी दूसरे जगह भी चल जाता है। बताइए कैसे बात है। यहाँ देखते हैं आगे, ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करवाती थी। ये धाराएं क्या करती, सिंचाई की नहरों का काम करती थी। ऑटोमेटिक है, धाराएं इधर उधर हो रहा है तो मतलब सिंचाई के नहर में यूज किया गया होगा इसका, कि यानी कि जिस प्रकार से अभी बहुत से धाराओं को यानी कि बहुत से देखते हुए पानी है गंगा नदी में इस तरह से यानी मोड़ दिया जाता है कि नहर का काम आ जाए, पंप सेट में बहुत सारा यूज किया जाता है इधर उधर करके। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे, गेहूं जो मटर मसूर के खेतों के लिए सिंचाई की जाती थी। गेहूं जो मटर जो होता था इसके खेती के लिए क्या करते, सिंचाई की जाती थी। सिंचाई करने से क्या होता है, फसल अच्छी होती है। अधिकांश ज्यादा सिंचाई करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, जितना है उतने कीजिए। फिर हम लोग शहरीकरण का बात करें, देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है यानी कि ये आपके बाद वाला लाइन है, तो पहले लिख दिए इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे शहरीकरण का मतलब होता है कि नगरों में लोग बड़ी संख्या में नहीं रहते थे। इसका कारण भी था नगर में लोग कब रहेंगे, बड़ी संख्या में लोग नहीं रहते थे, क्योंकि ग्रामीण यानी गांव में ही अधिकांश लोग ज्यादा संख्या में रहते थे। अभी भी गांव में ज्यादा संख्या में रहते हैं। नगर विकसित होने के बाद वहां पे विकास होने लगता है। देखिए क्या बात है वो यहाँ पे देखते हैं, जब किसी स्थान पर खेती के अलावा अन्य औद्योगिक गतिविधियां होने लगी तब कस्बों का निर्माण होता था, यहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता था। यानी कि कोई यहाँ पे बोला गया है कि यानी कि शहर का निर्माण, शहर में आदमी नहीं रहते थे तो शहर कहते थे किसको, जहाँ पे खेती के अलावा अन्य औद्योगिक सामान, अन्य औद्योगिक यानी कि फैक्ट्री उक्ट्री दिखाई पड़ने लगता है, खेती के अलावा और सब चीज होने लगता है, तो वहाँ पे हम शहर का नाम दे देते हैं उसको, यानी कि शहर का दर्जा दे दिया जाता है। क्योंकि खेती के अलावा अन्य चीजों पर भी लोग आश्रित होने लगे हैं, अन्य चीजों को भी यूजफुल बनाया जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगा। ऑटोमेटिक है, खेती के अलावा और सब सारा चीज हो रहा है तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पे सब आदमी रहने का कोशिश करेगा ही। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ व्यापार उत्पादन सेवाएं महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे क्या था, व्यापार यानी कि व्यापार व्यवसाय, आपका सेवाएं और जाके परिवहन और आपका उत्पादन, ये सब क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। एक्चुअली बात है कि देखिए व्यापार तो होना है, क्योंकि आपको यानी कि खेती के अलावा और सब चीज हो रहा है तो व्यापार होगा ही। उत्पादन का मतलब खेती भी हो रहा है, उसके अलावा और सब भी चीज हो रहा है तो खेती में उत्पादन हो गया। सेवाओं का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, कोई भी यानी कि सड़क के माध्यम से जिससे भी ले जाना है तो उसको सेवाएं बोला जाता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए आप लोग। आगे आते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे, बात करेंगे कि नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे। नगर के लोग क्या करते थे, आत्मनिर्भर नहीं होते थे। स्वाभाविक है, अभी भी नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खेती ही उनका मुख्य जरिया, खेती से ही बहुत सारा सामान मिलता है। अगर खेती करना बंद कर दिया जाए गांव में तो अच्छा जगह पसीना उतर जाएगा। तो देखिए ना आप लोग किस स्थिति में है, तो हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं। तो यानी क्या होता है, शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर होते थे। वहां से जो माल आता था उसको यानी कि सुदृढ़ीकरण करके उसके बाद बेचा जाता था। गांव के लोग के द्वारा यानी कि जो उत्पन्न वस्तु दी जाने लगी, सेवाओं उन पर आश्रित होना पड़ता था। गांव के लोगों द्वारा जो यानी कि सेवाएं दी जाती थी उसी पर आश्रित होता था नगर का लोग, क्योंकि वो अपने से तो खेती कर नहीं सकता था, जगह रहेगा तब न करेगा, और जगह रह भी गया तो उतना खेती न कर पाए जितना गांव में हो पाता है। तो इसीलिए वो लोग यानी गांव पे भी आश्रित होना पड़ता था, कितनों विकसित हो जाने के बाद भी।
इसीलिए गांव ही अच्छा है। आगे देखते हैं हम लोग, बाहर आ जाता, बात ये है शहरों में माल या आवाजाही। शहरों में माल की आवाजाही का मतलब होता है शहरों में जो माल यानी कि कच्चा माल और जो यानी कि आपका बढ़िया से जब पैक हो जाता था, अब उसका आवाजाही मतलब आने जाने का जो सुविधा होता था उसी को आवाजाही बोलते हैं। किस प्रकार ले जाना है, किस पर लाना है, तो आवाजाही होता था। गाँव में उस प्रकार नहीं मिलता था। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव था। मेसोपोटामिया में क्या था, खनिज संसाधन का अभाव था, इसलिए ये क्या करते थे, खनिज दूसरे देश से या दूसरे यानी कि संपर्क बांध के रखे थे, वहां से लाते थे। तो देखिए दक्षिण के अधिकांश औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। दक्षिण का अधिकांश खनिज संसाधन का अभाव है, दक्षिण का अधिकांश भाग क्या, औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थर, ये सब क्या था, कमी था। इराक से क्या करते थे, खजूर, पोपलार का पेड़ का लकड़ी गाड़ी बनाने, पहिया, नाव बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। यानी कि जो बोला कि इराक यानी इराकी जो खजूर थे और जगह पोपलार का पेड़, लकड़ी, पहिया, ये सब जितना अच्छी तरह से यानी नाव बनाने अच्छे नहीं थे, क्योंकि यानी कितना उससे की दिक्कतें होगा उससे। तो यहाँ ऑटोमेटिक बात है। औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु नहीं था, खनिज था ही नहीं, तो औजार पात्र धातु किस प्रकार से बनाएगा, इसके पास कुछ तो उपाय भी नहीं है। इसके लिए क्या करते थे ये लोग, इसलिए यहाँ के लोग क्या करते थे, लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा ये दूसरे देश से यानी ईरान के खाड़ी पर यानी कि जो देश होते थे उससे मंगाते थे। तो खाड़ी तो आप लोग जानते हैं, समुद्र के किनारे जो होता है उसको खाड़ी देश बोला जाता है। तो चलिए आते हैं हम लोग, उसके बाद होता है जलमार्ग का इस्तेमाल व्यापार में होता था। जलमार्ग, जल के द्वारा जो रास्ता जाते हैं उसको जलमार्ग कहा जाता है। जिस प्रकार से अभी बिहार में बाढ़ आ गया है, अब बहुत से नेता जो जा रहे हैं नाव से, जल के मार्ग हुआ वो, समझ रहे ना, बहुत आदमी नहीं भी जा रहा, दिक्कत है, सुधार होना चाहिए अभी भी। फिर हम लोग जानते हैं आगे लेखन कला का विकास। इसका मतलब हुआ कि लेखन कला का विकास किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। लेखन कला विकास का बात करें तो प्रत्येक समाज की अपनी भाषा लेखन कला होती थी। पहले उनका विकास, लेखन कला विकास किस प्रकार से होता था कि प्रत्येक समाज में जो अपनी भाषा, तो लेखन कला भाषा होती थी, लिखने की भाषा होती थी, जिस प्रकार से हम लोग बहुत से घरेलू भाषा हम लोग बोलते हैं, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इसको ऑटोमेटिक संविधान यानी कि जो यानी हम लोग और किसी से बात करें हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन वो घरेलू बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उसके यानी कि वहीं तक महत्व है, लेकिन ऑटोमेटिक उसका दर्जा नहीं दिया गया। उसी पर हम लोग बात करेंगे आगे कि यानी कि समाज को जिस विधि में लिखा जाता है उसे लिपि की संज्ञा दी गई। यानी कि भाषा को जिस विधि से लिखा जाता है उसे लिपि की संज्ञा दी जाती है। भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसको लिखने की कला को लिपि कहा जाता है, जैसे देवनागरी लिपि हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारा लिपि होता है, लिखने की जो लिपि होती है उसको यानी कि बोला जाता है। फिर बोला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई 3200 ईस्वी पूर्व में, उसके चित्र जैसे चिन्ह संख्याएं दी गई। मेसोपोटामिया में क्या गया, एक पट्टिका पाई गई है जो 3200 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 3200 साल पहले के बात है। और उसमें क्या पाया गया है, तो उसमें पाया गया चिन्ह और रेखाएं पाया गया है। चिन्ह मतलब बहुत सारे चिन्ह मिल रहा, चिन्ह नहीं, चाइना ना समझिएगा, चिन्ह, ठीक ना, और यानी कि आपका संख्याएं पाई गई है। फिर हम लोग बात करेंगे लेखन कार्य तब शुरू होता है जब यानी कि लेन देन अस्थायी हिसाब जरूरत पड़ती थी। लेखन कार्य मतलब होगा लेना है देना है सामान, उसको यानी कि लिखे कैसे, तो इसलिए लेखन कला का प्रारंभ हुआ। लेखन कला तब प्रारंभ हुआ जब लेना यानी लेन देन कारोबार का स्टार्ट हुआ। तो हम लोग समझ सकते हैं लेन देन में कभी कभी बेन भी हो जाता है ना, देखिए ज्यादा हो जाना भ्रष्टाचार हो जाता। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, जिस पर अभी हम लोग बहुत सारे चीज पे लिखते हैं। तभी के लोग यानी मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया जानते हैं 2 नदियों के बीच के स्थित क्षेत्र जो है, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। फिर लोग बात करें लगभग 2600 ईसा पूर्व का बात करें तो 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण का लकार हो गए, यानी कि वर्ण कई लकार, जैसे हम लोग जानते हैं प फ ब म हम लोग जानते हैं होठ में सबसे है ना। तो लगभग 2600 ईसा पूर्व यानी कि लाकर बहुत से भाषा सुमेरियन थे, वहाँ की जो ओरिजिनल भाषा थी वहाँ सुमेरियन थे, जिस पर हम लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं उसी पर वहाँ पे सुमेरियन बोला जाता था, ठीक ना। अब लेखन का इस्तेमाल मतलब लिखने का जो इस्तेमाल हुआ, अब लेखन का इस्तेमाल हो गया क्योंकि लेन देन होना स्टार्ट हो गया, तो ऑटोमेटिक है यानी कि आपको लेखन का इस्तेमाल होना है। फिर हम लोग बात करेंगे अब लेखन का इस्तेमाल, शब्दकोश जो आप लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं उसको शब्दकोश बोला जाता है। ऑटोमेटिक आपको पता होगा लेकिन फिर बता दिए, कोई दिक्कत नहीं।
फिर शब्दकोश बनाने की भूमि हस्तांतरण, शब्दकोश डिक्शनरी बनाया गया। भूमि का हस्तांतरण मतलब भूमि एक जगह से दूसरे हस्तांतरण सिग्नेचर के द्वारा। फिर हम लोग राजा कार्य वर्णन सुमेरियन भाषा में, राजा का जितना कार्य किया गया, राजा जितना कार्य करता था सब सुमेरियन भाषा में लिखा जाता था। और यहाँ पे ये भी होता था कि अगधी भाषा भी यानी कि कभी कभी देखा गया। मेसोपोटामिया लेखन प्रणाली की बात करें तो मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। मेसोपोटामिया के लिपिक मतलब होता है जिस प्रकार से किरानी कहा जाता है, कॉलेज सब में होता है, तो उसी प्रकार लिपिक मानते हैं उसको, यानी कि सीखने के लिए मेसोपोटामिया के लिपि को सीखने के लिए करोड़ों चिन्ह सीखना पड़ता था, क्योंकि उसको फिर लिखना भी है, सीखेगा तब ना लिखेगा, ठीक ना। उसी प्रकार हम लोग आगे जानते हैं कि गीली पट्टी पे क्या होता है, सूखने से पहले लिखना पड़ता था। गीली पट्टी आप चल जाइएगा कहीं पे यानी नदी के बगल में, तब गीला कोई चीज रेत आता था, आप उसमें कुछ लिख दीजिए, अपने नाम लिख दीजिए, बहुत सारा चीज अपना नाम लिखने में अच्छा भी लगता है फीलिंग। ज्यादा अपना नाम के साथ किसी का नाम नहीं जोड़ना है, अपना नाम ही लिखना है, नहीं तो आप फिर गीली मिट्टी में लिखिए और फिर यानी सूख जाएगा तो आपको लगेगा ठीक, लेकिन आप सूख गया उसमें आप नहीं लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक है, ठीक ना। फिर हम लोग बात करते आगे, लिखने का काम महत्वपूर्ण माना जाता था। लिखने का जितना काम होता था महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि लेन देन का काम शुरू हो गया था तो लिखना स्वाभाविक था, हस्तांतरण हो गया था, यानी यहाँ लिखा हुआ आपका, यानी कि जिस प्रकार से भूमि का हस्तांतरण हुआ तो उसमें तो लिखना जरूरी हो गया। साक्षरता की बात करें, जिस प्रकार से अभी हम लोग साक्षरता की स्थिति की बात करें तो किस प्रकार की स्थिति आप लोग जान ही सकते हैं। उस प्रकार तभी का साक्षरता क्या था वहाँ मेसोपोटामिया का, तो मेसोपोटामिया के बहुत लोग यानी कि जो थे पढ़े लिखे, यानी बहुत लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। जिस प्रकार से अभी बहुत अनपढ़ भी है और बहुत लोग पढ़े लिखे भी थे, वो बहुत लोग साक्षर है, सिर्फ सिग्नेचर करने जानते हैं, ज्यादा मात्रा में शिक्षा नहीं मिल पाया क्योंकि कंडीशन हम लोग बहुत खराब था। अभी कुछ सुधार हुआ लेकिन उतना अच्छा से टीचर अच्छा से नहीं, सरकारी स्कूल के टीचर बहुत दिक्कत है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, इसलिए आज कोचिंग ये सब चलाना पड़ता है। और इसका ही है कि उन लोगों को अच्छी तरह यानी कि शिक्षा दी जाए, इस तो स्टूडेंट क्यों कोचिंग आएगा, स्वाभाविक है। तो देखिए यहाँ पे वही बात बोला है साक्षरता का, तो मेसोपोटामिया में बहुत लोग क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे, अधिकारी राजा को बोलकर पत्र सुनाते थे। मेसोपोटामिया में क्या होते थे, बहुत लोग पढ़े लिखे थे, अधिकारी जो होते थे वो राजा को यानी बोलकर पत्र सुनाता, इस प्रकार से अभी भी होता है और यानी कि अभी पढ़ भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेखन का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। लेखन का प्रयोग मतलब आप कोई चीज कीजिएगा तो प्रयोग फिर कीजिएगा, तो इसी सुमेरियन महाकाव्य में प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखा गया। सुमेरियन महाकाव्य आप लोग समझते, सुमेरियन महाकाव्य जिस पर हम लोग यहाँ पे एक महाकाव्य है आपका, यानी कि भागवत गीता है महाकाव्य, महाभारत है, जानते होंगे आप लोग। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं यहाँ पे सुमेरियन महाकाव्य होता है, प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखा गया है। उसका उरुक शहर यानी कि जो बोला गया के बारे में भी लिखा गया, वहाँ पे एक शहर है उरुक शहर, उसके बारे में भी लिखा गया है। फिर लोग आगे बात करें तो एनमरकर जो है आपका जाके शहर के मंदिर को सजाने के लिए बहुमुख रत्न धातुएं मंगाना चाहता था। एनमरकर क्या करता था, मंदिर को सजाने के लिए बहुत सारा धातु यानी कि रत्न और जाके आपका यानी कि बहुत सारा धातुएं मंगाना चाहता, रत्न मंगाना चाहता था, क्योंकि बहुमुख रत्न, क्योंकि उसके पास स्वाभाविक है यहाँ पे धातु का कमी था, खनिज संसाधन का ही कमी था, दूसरे देश से खाड़ी प्रदेशों, ईरान खाड़ी प्रदेशों से मंगाना पड़ता था। फिर हम लोग बात करें उसके आगे जाके, उसने एक दूत अरट्टा को यानी क्या इसके लिए भेजा, अब उसको यानी कि मंगाना मंदिर के लिए, तो उसको यानी कि क्या किया, एक दूत अरट्टा को यहाँ पे भेजा कि जाइए यहाँ से खनिज जितना भी चीज यहाँ पे हम बोला गया बहुमुख रत्न और जाके आपका धातुएं ये सब आपको लाना है, लेकिन वह नहीं जा पाया। वो क्या होगा, नहीं जा पाया था और यानी कि बहुत यानी कि पहाड़ टपा, बहुत यानी दूसरे देश गया, वहाँ पूछा, बोला नहीं, फिर पूछते पूछते बहुत से राजाओं से भेंट हुआ, फिर वापस आया, बोला नहीं मिला, फिर उसको भेज दिया। इस प्रकार से वो भी स्वाभाविक है, उसको भी क्या फील होता है पता नहीं। तो यहाँ पे कुछ छूटा हुआ उसके ले लेते हैं अगले वीडियो में, यानी कि आपके वीडियो में अगले वीडियो में पूरा कोर्स कर दिया जाएगा, आपका लेसन 2 कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि लेसन 2 लेखन कला और शहरी जो मेसोपोटामिया सभ्यता नाम दिया गया, जिस प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत में विकसित है, पहले थी, तो इसी प्रकार से सिंधु नदी मारपीट भी हुआ था, केवल पता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता है और ये मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ही माना जाता है और मेसोपोटामिया सभ्यता इसी को सुमेरियन सभ्यता भी बोला जाता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ आते हैं। तो राजा और अधिकारियों को पढ़ने से पता लगा कि किस प्रकार उसमें चरवाहों
और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। एक्चुअली होता क्या था, चरवाहा यहाँ पे क्या होता था, खेत में चराने के लिए जाता, दूसरे खेत में यानी कि उसका आपका फसल उसल नष्ट करवा आता था गाय को ले जाके। तो वहाँ पे एक तरह का माहौल खराब हो चुका था, खेती करने वाले किसान और चरवाहा के बीच मारपीट और इस तरह के यानी कि कभी कभी युद्ध स्थिति भी आ जाता था। तो इस यानी कि कुछ टॉपिक लिया गया, कुछ टॉपिक को छोड़ दिया गया, क्योंकि अगले वीडियो में ज़्यादा लिया जाएगा। इस वीडियो में कुछ यानी कि जो चरवाहा वाला है इसमें कुछ लिया गया, क्यों लिखा गया पहले। तो हम आगे आते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का क्या महत्व है, जिस प्रकार से आपके घर में आपका क्या महत्व है, आप लोग समझ रहे हैं ना हमारा बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि अनेक यहाँ ये लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। स्वाभाविक है, शुरू से ही लाइन पढ़ रहे हैं, शहरी जीवन को महत्व दिया जाता था। अनेक समुदाय संस्कृति के लोग साथ रहा करते थे। अभी भी स्वाभाविक अनेक समुदाय संस्कृति के लोग साथ रहते हैं, और तभी भी अनेक समुदाय संस्कृति के लोग साथ रहते थे। कुछ कुछ लड़ाने वाला होता है तो उसका जल्दी खात्मा होगा। फिर हम लोग जानते हैं आगे कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर गर्व था। मेसोपोटामिया के नगरों यानी लोगों को अपने यानी कि नगरों पर क्या होता था, गर्व होता था लोगों को। स्वाभाविक है, हम लोग को अपने आप पे गर्व है, अपने यानी कि माहौल, अपने यानी कि गांव, अपने यानी कि शहर, अपने यानी कि जिला, अपने देश, इस सब पे गर्व होता है। स्वाभाविक है, गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि जिस यानी जहाँ से पले बढ़े हैं, जो भी किए हैं, तो उसमें गर्व होना ही चाहिए। आगे देखिए, इसका वर्णन गिल्गामेश महाकाव्य के अंत में मिलता है। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, गिल्गामेश यानी कि जो महाकाव्य है उसके अंत में हमको मिलता है। लेखन कला की देन का बात करें, लेखन कला की देन मतलब क्या आपका देन है, आपका जो देन आपके माता पिता के द्वारा है, उसी पर लेखन कला की देन क्या है। तो लेखन कला का 1800 ईसा पूर्व आसपास कुछ पट्टिकाएं मिलती है, लेखन कला का देन वहीं से मिलता है। जब पट्टिका मिल रहा दिखता है, ओ माय गॉड का है ना, तो उसी पर जिसमें गुना, भाग और वर्गमूल ब्याज की सारणियां दी गई, जिसमें देखा गया कि गुना है, भाग है, ब्याज की सारणियां उसमें लिखा गया, सब चीज यानी देखा गया। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि तभी के सभ्यता के लोग इसे यूज किया करते थे। और आपको यानी कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और यानी कि वीडियो और जाके और यहाँ पे कुछ छूट गया है तो यानी कि अगले वीडियो में पूरी कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।